प्रिज्म तीन पृष्ठों से घिरा वह समांगी पारदर्शक माध्यम जिसके दो पृष्ठ समतल अवश्य हों प्रिज्म कहलाता है। कल हमने संक्षेप में परिचर्चा प्रारंभ की थी अपवर्तन के संदर्भ में। जब प्रकाश की किरण किसी एक ही समांगी माध्यम में विचरण करती है, चलती है, तब वह अपने मार्ग से विचलित नहीं होती बल्कि सीधी रेखा में चलती है, ऋजुरेखीय पथ पर चलती है। लेकिन जहाँ माध्यम परिवर्तित होता है अर्थात प्रकाश की किरण विरल से सघन माध्यम में अथवा सघन से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, तब वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। तो प्रिज्म के संदर्भ में हम विचलन का अध्ययन करेंगे कि प्रिज्म से जब प्रकाश की किरण अपवर्तित होती है जिसके फलस्वरूप स्पेक्ट्रम का फॉर्मेशन होता है, तो उसमें विचलन होता कैसे है। इसी विचलन के संदर्भ में सूत्र का निगमन किया जाए। माना पी क्यू आर एक प्रिज्म है। प्रिज्म का कोण ए है। इस पर एक किरण आपतित हो रही है। तो यह किरण हवा से प्रिज्म के लेफ्ट साइड में, प्रिज्म के राइट साइड में ऊपर नीचे हवा है, तो वायु से प्रकाश की किरण प्रिज्म में प्रवेश करने जा रही है। तो एक किरण प्रिज्म के सतह पी के ऊपर आपतित हो रही है। तो पी क्यू सतह के जिस बिंदु पर आपतित होगी इसको आपतन बिंदु कहेंगे। आपतन बिंदु पर अभिलंब देते हैं। यह हो गया अभिलंब यान सीएन अभिलंब हो गया। किरण का नाम दे देंगे बी डी। तो जब ये आपतित किरण हो गई तो आपतित किरण और अविलंब के बीच का कोण कहलाता है आपतन कोण, एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब जब यह किरण हवा से प्रिज्म के अंदर प्रवेश करेगी तो हवा विरल है, प्रिज्म सघन है, तो विरल से सघन में जब प्रकाश की किरण प्रवेश करती है तो अविलंब की ओर झुक जाती है। तब ये अविलंब की ओर झुकते हुए सीधे अब चलेगी दूसरे पृष्ठ पर। तो पहले पृष्ठ से चलने वाली किरण अब ये अपवर्त प्रिज्म के अंदर जो किरण विलंब की ओर झुकते हुए चल रही है, अब ये अपवर्तित किरण हो गई। तो अपवर्तित किरण और अविलंब के बीच का कोण अपवर्तन कोण आर कहलाता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब प्रथम पृष्ठ से अपवर्तित होने वाली किरण ही दूसरे पृष्ठ पर आपतित हो रही है, तो दूसरे पृष्ठ के लिए अब इसको आपतन बिंदु कहेंगे। अब यहां से अविलंब देंगे। ये मान लिया अभिलंब हो गया सीएन डैश। अब यह किरण प्रिज्म के अंदर से, अब प्रिज्म के अंदर जब यह किरण चलेगी तो एक तरह का माध्यम हो गया। एक तरह के माध्यम में अब जितने डिग्री पर यहाँ पर मुड़ी होगी, जितने कोण पर अपने मार्ग से विचलित होगी, विरल से सघन में जाते समय किरण अविलंब की ओर झुकती चली जाएगी। तो जितने कोण पर झुकी होगी ठीक उतने ही कोण पर सीधी रेखा में आगे बढ़ेगी। सीधी रेखा में आगे बढ़ते हुए दूसरे पृष्ठ पर आपतित होगी, पी आर सतह पर आपतित होगी। तो पी आर सतह के जिस बिंदु पर आपतित होगी अब यह हो गया आपका आपतन बिंदु। इस पर अभिलंब देंगे तो सी एन डैश
इस सतह के लिए अभिलंब हो गया। तो अब यही किरण प्रिज्म के अंदर से अब बाहर निकलेगी, वायु में निकलेगी। तो प्रिज्म सघन है, हवा यानी वायु विरल है, तो सघन से विरल में जाते समय अविलंब से दूर हटती है। तो ऐसे अब सीधी रेखा में नहीं जाएगी, बल्कि अविलंब से दूर हटते हुए चले। तब यही हो गई आपकी निर्गत किरण, इमर्जेंट रे। तब यहां पर ये कोण हो गया आपका आर डैश और यह कोण हो गया आई डैश। अब पहले पृष्ठ पर आपतित किरण और दूसरे पृष्ठ से निर्गत किरण को प्रिज्म में अंदर की ओर बढ़ाते हैं। तो पहले पृष्ठ पर आपतित किरण और दूसरे पृष्ठ से निर्गत किरण को प्रिज्म के अंदर पीछे की ओर बढ़ाने पर ये दोनों एक दूसरे को जितने कोण पर काटती है वही कोण विचलन कोण कहलाता है। इस कोण का नाम दे दिया जाता है विचलन, डेविएशन डी। ऐसे इस बिंदु का भी नाम दे देंगे कोई, मान लीजिए कि यह बिंदु है ई। आप ध्यान देंगे यह अविलंब वाली रेखा हो गई सी, यह आपतित किरण इसको सीधे बढ़ाए हुए, तो ये पूरा कोण इसका शीर्षाभिमुख कोण होगा। ये पूरे कोण का मान यहां से लेकर यहां तक का मान इसका शीर्षाभिमुख होगा आई। अब इतना ये शेष कोण कितना हो जाएगा, तो टोटल में से आर को घटा देंगे, तो इस कोण का मान हो जाएगा आई माइनस आर। इसी तरह से निर्गत किरण को पीछे की ओर बढ़ाए हुए हैं और ये आपका अभिलंब है सीएन डैश। तो यहां पर इन दोनों के यहां पर इन दोनों के बीच में देखेंगे, अब ये रेखा हो गई सीधे आ रही है, ये किरण हो गई सीधे जा रही है, तो ये पूरा शीर्षाभिमुख बनेगा आपका। तो ये पूरा शीर्षाभिमुख होगा आपका आई डैश। अब ये शेष कोण आई डैश माइनस आर डैश के बराबर होगा, तो यह कोण हो जाएगा आई डैश माइनस आर डैश, और यह कोण हो जाएगा आई माइनस आर। मान लिया गया यह कोण यक्ष है। अब चित्र में ध्यान देंगे, पी डी सी और यहां पर नाम दे दीजिए यफ, पी डी सी यफ एक चक्रीय चतुर्भुज का निर्माण करते हैं। तो किसी भी चक्रीय चतुर्भुज में, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है। यह कोण और यह कोण इस चक्रीय चतुर्भुज में, चक्रीय चतुर्भुज पी डी सी एफ चक्रीय चतुर्भुज में सम्मुख कोणों का योग 180 के बराबर होगा। तो ये प्रिज्म का कोण ए और यहाँ पर कोण यक्ष, इन दोनों का मान ए और यक्ष का मान 180 के बराबर होगा। अब ध्यान देंगे, डी सी और एफ एक त्रिभुज की रचना करते हैं। तो किसी भी त्रिभुज में तीनों अंतः कोणों का योग 180 होता है। इस कोण का मान प्लस इस कोण का मान प्लस इस कोण का मान, यानी आर डैश और यक्ष, इन तीनों कोणों का मान त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 होता है। तो ये 180 हो जाएगा आपका। पुनः ध्यान देंगे, त्रिभुज ई डी और एफ में
त्रिभुज ई डी और एफ में बहिष्कोण डेल या डेल्टा, बहिष्कोण डेल बराबर, तो किसी भी त्रिभुज में बहिष्कोण का मान सामने के अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। तो त्रिभुज ई डी और एफ में बहिष्कोण डेल बराबर होगा सामने के अंतःकोणों के योग के। तो सामने का अंतःकोण एक यह होगा आई माइनस आर, और एक अंतःकोण ये होगा आई डैश माइनस आर डैश। तब इसी के आधार पर सूत्र का निगमन किया जाएगा। पुनः एक बार इसका अवलोकन कीजिए। पी क्यू आर एक प्रिज्म है, प्रिज्म का कोण ए है, प्रिज्म की सतह पी क्यू पर वायु से किरण बी डी बिंदु डी पर आपतित हो रही है, तो यह आपतित किरण कहलाएगी। अब यह किरण प्रिज्म में अंदर प्रवेश करेगी, यानी वायु से कांच में, प्रिज्म कांच का बना होता है, तो वायु से कांच में प्रवेश करेगी, यानी विरल से सघन माध्यम में प्रवेश करेगी, तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी। अब अभिलंब की ओर झुकने के बाद सीधे दूसरे सतह पर आपतित होगी, पी आर भुजा पर आपतित होगी। अब प्रिज्म के अंदर यह किरण विचलित नहीं होगी, क्योंकि प्रिज्म के अंदर केवल कांच है, एक प्रकार का माध्यम है। जब दूसरे सतह पर आपतित होगी तो जिस बिंदु पर दूसरे सतह के जिस बिंदु पर आपतित होगी वह आपतन बिंदु हो जाएगा, वहां पर पुनः विलंब डालेंगे CN डैश। तो पहले पृष्ठ की अपवर्तित किरण दूसरे पृष्ठ के लिए आपतित किरण की तरह व्यवहार करेगी, और यही आपतित किरण दूसरे पृष्ठ पर आपतित किरण अब प्रिज्म में कांच में से बाहर हवा में निकलेगी, वायु में प्रवेश करेगी, तो फिर सघन से विरल में, कांच से हवा में जा रही है। तो जब प्रकाश की किरण सघन से विरल में प्रवेश करती है तो अविलंब से दूर हटती है, तो यही अविलंब है। अब ऐसे न जाकर के इसे दूरी बनाते हुए हटेगी, इससे दूर हट गई। अब इसके बाद आप अवलोकन करेंगे कि कौन कौन सा त्रिभुज बना इसमें, कौन कौन सा चतुर्भुज बना। तो ये बन जाएगा पूरा शीर्षाभिमुख कोण होगा आई का, ये अभिलंब है, ये रेखा हो गई तो पूरा ये शीर्षाभिमुख हो जाएगा, बड़ा कोण होगा आई। यह तो अपवर्तन कोण है आपका, तो आई में से आर घटा देंगे तो ये शेष कोण हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा आई माइनस आर। दूसरे वाले सतह पर गौर कीजिए, अभिलंब और निर्गत किरण के बीच का कोण आई डैश है, इसका शीर्षाभिमुख ये हो गया पूरा, यह आर डैश है, तो जो शेष कोण होगा यहाँ से यहाँ तक आई डैश माइनस आर डैश के बराबर। तब इस त्रिभुज में ई डी एफ में बहिष्कोण के आधार पर आगे बढ़ेंगे। किसी भी त्रिभुज में बहिष्कोण का मान सामने के अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। फिर त्रिभुज DCF में हमारी अवधारणा त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों के योग पर आधारित होगी। किसी भी त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 होता है। एक चित्र और आपके समक्ष उपस्थित होगा, वह चित्र है PDCF। तो यह एक चक्रीय चतुर्भुज का, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का निर्माण करेगा। तो चक्रीय चतुर्भुज में सामने के अंतःकोणों का योग सम्मुख कोणों का योग 180 होता है। मात्र इतने पर विचलन का निर्धारण किया जाएगा, और विचलन का आधार क्या है? पहले पृष्ठ पर आपतित किरण और दूसरे पृष्ठ से निर्गत किरण को, इमर्जेंट रे को प्रिज्म में अंदर की ओर बढ़ाने पर एक दूसरे को जितने कोण पर काटती है वही कोण विचलन कोण डी कहलाता है। त्रिभुज EDF में बहिष्कोण
डेल बराबर कोण ई डी एफ प्लस कोण ई एफ डी आई माइनस आर प्लस आई डैश माइनस आर डैश और डेल इज इक्वल टू आई माइनस आर प्लस आई डैश माइनस आर डैश या आई प्लस आई डैश माइनस आर डैश या आई प्लस आई डैश माइनस आर प्लस आर डैश। नंबर 1, चक्रीय चतुर्भुज पी डी सी एफ में सम्मुख कोण का योग ए प्लस यक्स बराबर 180। त्रिभुज डी सी एफ में तीनों अंतःकोणों का योग, तीनों अंतः कोणों का योग आर प्लस यक्स प्लस आर डैश बराबर 180। नंबर 3, अल्पतम विचलन की स्थिति में अल्पतम विचलन की स्थिति में डेल इज इक्वल टू डेल यम मीन्स मिनिमम न्यूनतम, आई डैश इज इक्वल टू आई एंड आर डैश इज इक्वल टू आर। अतः समीकरण 1 से डेल यम बराबर आई प्लस आई माइनस आर प्लस आर या डेल यम इज इक्वल टू 2i माइनस 2r। नंबर 4, पुनः समीकरण 3 में आर डैश बराबर आर रखने पर आर प्लस यक्स प्लस आर इज इक्वल टू 180 या 2r प्लस यक्स इज इक्वल टू 180। नंबर 4, समीकरण 2 में से 4 या 4 में से 2 को घटाने पर
समीकरण 2 -4 a प्लस x इज इक्वल टू 180 और 2r प्लस x इज इक्वल टू 180 माइनस 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 a माइनस 2r इज इक्वल टू 0 और 2r इज इक्वल टू a या r इज इक्वल टू a बाई 2। r के इस मान को समीकरण 4 में रखेंगे। अब यहाँ पर r का मान आ गया आपका स्नेल के नियम से sin i बटा sin r बराबर n होता है। r का मान हमने प्राप्त कर लिया, अब i का मान प्राप्त करना है। i और r का मान यहाँ प्राप्त कर लेंगे, सूत्र तैयार आपका हो गया। r का मान 4 में रखने पर डेल m बराबर टू आई माइनस 2r इज इक्वल टू ए। तो समीकरण 4 में 2r की जगह पर a रख दिया जाएगा। टू आर का मान 4 में रखने पर a स्थानांतरित करेंगे तो डेल m प्लस a इज इक्वल टू 2y। i बराबर आपतन कोण i बराबर डेल m प्लस a बटा 2। तब i का मान आपतन कोण का मान मिल गया, अपवर्तन कोण r का मान मिल गया। अब स्नेल के नियम में इसको रख देना है, सूत्र तैयार हो गया हमारा। आई मतलब आपतन कोण, आर अपवर्तन कोण का मान स्नेल के नियम में रखने पर साइन आई बटा में साइन आर बराबर n आई की जगह आई का मान, आर की जगह आर का मान। तो साइन डेल m प्लस a बाई 2 अपान साइन आर का मान, आर इज इक्वल टू a बाई 2 a बाई 2। जहाँ n वायु के सापेक्ष प्रिज्म का अपवर्तनांक है, n का मतलब ANG वायु के सापेक्ष प्रिज्म का अपवर्तनांक। प्रिज्म कांच का बना होता है, कांच का अपवर्तनांक या प्रिज्म का अपवर्तनांक। अपवर्तनांक तो यह तो अवधारणा हुई मोटे प्रिज्म के लिए। यदि प्रिज्म पतला हो अर्थात कोण को रेडियन में मापा जाता हो तो साइन आई इज इक्वल टू सिंपली आई और साइन आर इज इक्वल टू सिंपली आर। यदि प्रिज्म पतला हो तथा कोण को रेडियन में मापा जाता है कोण को रेडियन में मापा जाता है
तब साइन आई इज इक्वल टू केवल आई और साइन आर इज इक्वल टू केवल आर। अतः स्नेल के नियम से यम बराबर आई बटा आर, आई बटा में आर, तो डेल यम इज इक्वल टू डेल यम प्लस ए बाई 2 होल अपॉन ए बाई 2। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यदि कर दिया जाए इसी का, तब आपका हो जाएगा यन इंटू ए बाई 2 बराबर डेल यम प्लस ए बाई 2। दोनों के डिनोमिनेटर में 2 है, दोनों के हर में 2 है, 2 गायब हो जाएगा, तो यन ए बराबर डेल यम प्लस ए वाले पद को पक्षांतर कर दीजिए, ए वाला टर्म एक साइड में हो जाए, तो यन ए इधर आएगा तो निगेटिव माइनस ए इज इक्वल टू डेल यम, ये कॉमन हो जाएगा यहाँ, तो यन -1 इंटू ए बराबर डेल यम, डेल यम बराबर यन -1 इंटू ए।